हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समलाम आपका बायोलॉजी गुरुजी चैनल पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास लेकर आया हूं। इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज जो क्लास 12th का सीबीएसई का चैप्टर है। हालांकि ये राजस्थान बोर्ड के अंदर भी है और अभी इसमें जो नीट और स्पेशली क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सारी डिजीजेज को पढ़ लिया है। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही एक ऐसी डेडली डिजीज जिसको हम सभी जानते हैं, कैंसर। काफ़ी खतरनाक बीमारी है ये, काफ़ी ड्रेडेड डिजीज़ है, यानी इससे काफ़ी डेथ हो रही है और ये ला इलाज भी है, यानी एक तरीके से शुरुआती स्टेज में ही इसका इलाज पॉसिबल है, बाद में कोई इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बायोलॉजी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर। तो कैंसर अपने आप में काफ़ी एक खतरनाक डिजीज़ है, यानी डेडली डिजीज़ है। इसमें इसका जो इलाज है वो अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है। फिर भी अगर हम बात करें इसके डिजीज़ की जो लिथिलिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़, यानी सबसे खतरनाक, यानी एक तरीके से डेडली डिजीज़ है ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर दी वर्ल्ड। यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर आप कह सकते हैं ये डेथ का मेजर कॉज है, यानी कैंसर की वजह से काफ़ी डेथ होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैंसर रियल में होता क्या है। तो हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं वो जनरली डिवाइड होती हैं, यानी जब ग्रोथ होती है तो उनमें सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। अगर वो सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी वो रुके नहीं और लगातार होता रहे, तो कोशिकाओं का नंबर, यानी जो सेल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा और सेल्स का नंबर इंक्रीज होने से वहां पर क्या बन जाता है, एक ट्यूमर बन जाता है। तो रियल में देखा जाए तो कैंसर क्या है, कब होता है, तो हम बोलेंगे अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। यानी कैंसर की कंडीशन में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है, जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, यानी रुकता नहीं है। एबनॉर्मल होता है यानी सही तरीके से नहीं होता, और एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा डिवीजन होता है, और उसी को हम बोल रहे हैं कैंसर। तो कैंसर को जनरली क्रैब जो होता है उसको कैंसर का सिंबल बताया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो कैंसर का जो स्टडी अगर हम करें तो कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे कैंसर की स्टडी को? ऑन्कोलॉजी। तो अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रही हैं, एबनॉर्मली डिवाइड हो रही हैं, ठीक है ना, और वो एबनॉर्मल यानी दिस एबनॉर्मल एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल्स। तो कैंसर सेल किनको कहेंगे? एबनॉर्मल एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है वो अनकंट्रोल्ड अगर हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, एक्सेसिव वे में हो रहा है, तो जो सेल्स बनेंगी वो एबनॉर्मल होंगी एंड वो अनडिफरेंशिएटेड होंगी, यानी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं फंक्शनल नहीं होंगी, पर्टिकुलर टास्क के लिए वो एक तरीके से डिजाइनेटेड नहीं होंगी। तो वो अनडिफरेंशिएटेड और एबनॉर्मल सेल्स हैं, उन्हीं को हम बोलेंगे कैंसर सेल्स। तो फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम बात करें कि कैंसर से जो ट्यूमर बनता है, यानी आप कह सकते हैं ट्यूमर कब बनेगा, तो हम बात करेंगे कैंसर का कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर जब माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी एनी सेल व्हेन डिवाइड थ्रू माइटोटिक डिवीजन, देन अगर ये डिवीजन अगर कंट्रोल में ना रहे तो आप कह सकते हैं मैनी सेल्स बनेंगी और सेल्स बनती जाएंगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी, और इस तरीके से नॉर्मली तो आप कह सकते हैं ऐसे माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, नॉर्मल सेल्स बनती हैं, सफिशिएंट अमाउंट में बनती हैं। बट अगर ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, इफ ये जो अभी सेल डिवीजन हो रहा है, इफ इट गेट अनकंट्रोल्ड, तो इस केस में क्या होगा, बोले अनकंट्रोल्ड होने पर क्या होगा, ये सेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी, और इस तरीके से फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, इनसे एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी उस टिश्यू में, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये ट्यूमर बन गया है, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर बना है, यानी सेल्स का एक गांठ टाइप में बना है जो जनरली बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, वो जो ट्यूमर है वो भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं नॉर्मल ट्यूमर जो कैंसरस नहीं है। तो अब ये जो ट्यूमर होता है ये कैसा होता है, कैप्सुलेटेड होता है, इसके ऊपर क्या है, एक कैप्सुलेटिंग यानी कवरिंग होती है। साथ में दिस ट्यूमर इज लोकलाइज्ड टू द साइट ऑफ ओरिजिन, जहां ये बनता है उसी साइट पे रहेगा, कहीं दूसरी जगह इसकी सेल्स माइग्रेट नहीं होंगी, एंड डज नॉट स्प्रेड टू दी अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अनदर पार्ट में ये सेल्स
माइग्रेट नहीं होंगी। तो बिनाइन ट्यूमर का मीनिंग हो गया कि जो सेल, जो ट्यूमर है वो लोकलाइज्ड रहेगा प्लेस ऑफ ओरिजिन पे, और साथ में वो स्प्रेड नहीं होगा। तो इट मींस स्प्रेड नहीं होगा, तो दीज ट्यूमर या दीज सेल्स आर नॉन मेटास्टेटिक, नॉन मैलिग्नेंट एंड नॉन कैंसरस। यानी ये मेटास्टेटिक भी नहीं है, यानी फैलती नहीं है, नॉन मैलिग्नेंट मतलब टिश्यू को डैमेज करने वाली भी नहीं है, और ये नॉन कैंसरस सेल से बना हुआ है, और ये नॉन इन्वेसिव है, यानी टिश्यू को कोई हार्मफुल भी, टिश्यू के लिए कोई हार्म ये तरीके से क्रिएट नहीं करती है, टिश्यू को डैमेज नहीं करती है। तो अब यहां पर दूसरे टाइप का जो ट्यूमर है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी मैलिग्नेंट का रियल मीनिंग होता है हार्मफुल, यानी ऐसा ट्यूमर जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अब यहां कह सकते हैं कि सम ऑफ द कैंसरस सेल्स डीअटैच। अब इसको हार्मफुल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो ट्यूमर बना है, कैंसर सेल्स का जो ट्यूमर बना है, इसमें से सम ऑफ द कैंसर सेल्स डीअटैच, कुछ सेल्स यहां से डीअटैच हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी फ्रेंड्स, यहां से डीअटैच हो जाएंगी फ्रॉम देयर ओरिजिन प्लेस, यानी अपने जहां से ये कैंसर ट्यूमर बना है वहां से कुछ सेल्स हटेंगी एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड एंड लिम्फ। यानी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें से सम सेल्स डीअटैच होंगी और वो ब्लड एंड लिम्फ के थ्रू अदर पार्ट्स में जाएंगी, और वहां पर क्या करेंगी, नाउ द कैंसरस सेल्स फॉर्म फ्रेश कॉलोनीज बनाएंगी, उस अदर पार्ट में नई कॉलोनी बना लेंगी, खूब सारी सेल्स हो जाएंगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस और सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर। यानी ट्यूमर एक जगह तो था ही, वहां से सम सेल्स डीअटैच हुई, ब्लड और लिम्फ के थ्रू अदर पार्ट में गई, और अदर पार्ट में जाके इन्होंने क्या किया, एक नया फ्रेश कॉलोनी बना लिया, एक नया फ्रेश ट्यूमर बना लिया। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है स्प्रेडिंग का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। आपने ये नेम सुना होगा, किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि मेटास्टेसिस स्टेज में आ गया है, तो इट मींस वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, इसलिए अब कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अब इस टाइप का ट्यूमर जो स्प्रेड होता है, तो दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड मेटास्टेटिक और कैंसरस ट्यूमर, एंड दे आर इन्वेसिव, यानी वो टिश्यू डैमेजिंग होते हैं, टिश्यू को वो डैमेज करने लगता है। तो ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर होती हैं कैंसर की, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इसका एग्जाम्पल है। अब फ्रेंड्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस मेटास्टेसिस को इस फिगर में देखिए कि यहां पर ये ब्रेस्ट है, और ब्रेस्ट में यहां पर ये क्या है, बोले यहां इस ब्रेस्ट में ये एक ट्यूमर है, और ये एक तरीके से मेटास्टेटिक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इस मैलिग्नेंट ट्यूमर का अगर यहां डिस्क्रिप्शन देखें तो इसमें देखो इस तरीके से ये एपिथेलियल सेल्स भी हैं और साथ में अदर सेल्स भी हैं। तो यहां पर इन सेल्स को इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। तो मेटास्टेटिक जो सेल्स हैं, यानी इसमें मेटास्टेटिक सेल कौन सी हैं, तो हम बात करेंगे मेटास्टेटिक सेल, ये वाली लिम्फोसाइट हैं, ये वाली क्या है, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, है ना। तो इस तरीके से इसमें सम सेल्स हैं वो मेटास्टेटिक हैं, यानी यहां पर कुछ सेल्स हैं वो मेटास्टेटिक होंगी, वो क्या होंगी, ब्लड में एंटर करेंगी यहां से। तो यहां से देखिए ब्लड में एंटर कर गई है, और ब्लड में एंटर करने के बाद में ये देखिए यहां ऐसे जाती जा रही हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जाएंगी, और फाइनली किसके अंदर जाएंगी, बोले एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम में इनका एंट्री हो जाएगा, जिसको इंट्रावेसेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इंट्रावेसेशन। तो प्राइमरी साइट से यानी ब्रेस्ट से ये ब्लड के थ्रू अब ये सेल्स जा रही हैं, तो ये ब्लड के थ्रू ये सेल्स अब यहां से ऐसे बाहर निकल सकती हैं, और कहां जाके बाहर निकलेंगी, बोले ये सेल्स इस बोन के अंदर चली जाएंगी। यानी अब ये सेल्स कहां जाएंगी, सर्वाइवल टू द इम्यून सिस्टम, सर्विलेंस एंड एक्स्ट्रा वेकेशन, अब यहां से बाहर निकलेंगी, यानी इम्यून सिस्टम पे से इनका कोई असर नहीं हुआ, यानी जो सेल्स यहां से चली इम्यून सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी प्राइमरी टिश्यू साइट से यहां निकली, ब्लड के थ्रू जब ये जा रही हैं बोन तक, इम्यून सिस्टम भी इन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इम्यून सिस्टम का डैमेज नहीं हो रही, और फाइनली ये यहां जाके बोन में जाके इनका कॉलोनाइजेशन हो जाएगा, यानी यहां पर कॉलोनाइजेशन हो गया। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर कॉलोनाइजेशन होगा तो एक तरीके से ये बोन के अंदर चला गया, बोन ट्यूमर कर दिया, ठीक है ना, बोन के अंदर ट्यूमर क्रिएट कर दिया, तो ब्रेस्ट से बोन में चला गया। तो इट मींस हम कह सकते हैं इस तरीके का जो ये प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, यानी मेटास्टेसिस का रियल मीनिंग यही है, यानी प्राइमरी साइट से यहां से अदर साइट पर ये ट्यूमर चला गया, स्पेशली सम सेल्स जाके वहां पर भी ट्यूमर बना दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस, यानी स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स। तो अब यहां पर हम बात करते हैं जनरली कि रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, जो नॉर्मल सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड होती हैं और वो अनकंट्रोल्ड क्यों नहीं होती, यानी जब कैंसर नहीं है तो वो सेल्स जनरली नॉर्मली डिवाइड हो रही हैं, और एक सर्टेन लिमिट तक डिवीजन के बाद में उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड प्रोसेस,
यानी हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ हो रहा है और सेल्स का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड कंडीशन में रहता है। तो अब नॉर्मली जो सेल्स हैं यानी नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के थ्रू कंट्रोल होती हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, दे इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से, यानी जब सेल्स हैं फॉर एग्जांपल यहां मैनी सेल्स बन गई हैं आफ्टर सेल डिवीजन, अब ये सेल्स बहुत ज्यादा बन गई हैं या फिर सफिशिएंट अमाउंट में बन गई हैं तो आपस में इनका कांटेक्ट हो जाएगा। जब ये टच में आएंगी तो इन सेल्स से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे, यानी ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली ही, सेल डिवीजन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो जाएगा। तो कांटेक्ट इनहिबिशन का फिनोमेना नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है, बट कैंसर सेल्स के अंदर ये कांटेक्ट इनहिबिशन वाला फिनोमेना नहीं होता। तो कैंसर सेल्स क्या करती हैं, एपियर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देती हैं और एज एन रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या होगा, कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, कैंसर सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है ना, एंड गिविंग राइज टू मासेज ऑफ द सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स, और ट्यूमर्स बन जाती हैं। तो यानी कैंसर सेल्स के अंदर तो लगातार आप कह सकते हैं ये सेल डिवीजन चलेगा, यानी जैसे मान लीजिए दिस इज द नॉर्मल सेल, ये एक नॉर्मल सेल है और इसमें जब सेल डिवीजन होगा तो इस तरीके से मैनी सेल्स बनेंगी और यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो सेल डिवीजन है ये कांटेक्ट इनहिबिशन की वजह से, यानी जब ये सेल्स में आपस में कांटेक्ट होगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, यहां पर क्या होगा, कांटेक्ट इनहिबिशन हो जाएगा, यानी सेल्स आपस में कांटेक्ट हैं उसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाएगा। बट यहां पर अगर कैंसर सेल की बात करें तो वहां ये नहीं रुकेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी सेल्स में खत्म हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जो मेजरली जो कैंसर है, हालांकि हम कई नाम बोलते हैं, वेरियस पार्ट्स में बहुत टाइप का कैंसर होता है, बट कैंसर को हम यहाँ 3 क्लासेज में डिवाइड कर रहे हैं, मेनली 3 क्लासेज हैं कैंसर की। तो 3 क्लासेज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ अगर हम बात करें तो कैंसर की जो 3 क्लासेज हैं वो फर्स्ट क्लास है कार्सिनोमा, यानी इसको टेक्निकली हमने इसको डिजाइन, टेक्निकली 3 टाइप का कैंसर है, कार्सिनोमा है, सार्कोमा है एंड ल्यूकेमिया है। तो कार्सिनोमा का मीनिंग रियल में क्या होता है, बोले दिस टाइप ऑफ ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और स्किन से ये अराइज होते हैं। इस टाइप की जो ट्यूमर कहां से अराइज होती हैं, स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यू से अराइज होती हैं। तो कार्सिनोमा का मीनिंग क्या है, कार्सिनोमा का मीनिंग क्या है कि दिस टाइप ऑफ कैंसर, यानी दिस टाइप ऑफ कैंसर सेल्स अराइज फ्रॉम द स्किन एंड एपिथेलियल टिश्यू एंड देन आप कह सकते हैं वो अलग अलग पार्ट में हो जाता है, बिकॉज हर पार्ट में, बॉडी के एवरी पार्ट में एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू यानी जो स्किन और एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर कैंसर प्रोड्यूस होता है और फाइनली उस ऑर्गन के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ऐसे कैंसर को बोलते हैं कार्सिनोमा। तो यहाँ पर कार्सिनोमा के वेरियस एग्जांपल्स हैं, यानी ब्रेन कैंसर कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, जो ग्लैंड ट्यूमर होते हैं उसको बोलते हैं, ग्लैंड्स में हो जाता है, ओरल कार्सिनोमा, कोलन कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो यहाँ पर इन सब कार्सिनोमास को हम जानते हैं, ब्रेन को, गैस्ट्रिक को, यानी ब्रेन में हो गया, गैस्ट्रिक में हो गया, लंग्स में हो गया, ठीक है ना, ग्लैंड्स में हो गया, ओरल में हो गया, कोलन में हो गया, सर्वाइकल यानी जो फीमेल के अंदर जो यूटेरस का जो लास्ट पार्ट है जिसको सर्विक्स बोलते हैं उसका कैंसर, एंड देन ब्रेस्ट कैंसर। इस तरीके से बेटा ये सारे कैंसर यहाँ इस फिगर से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ये ब्रेन के अंदर एक ट्यूमर हो गया है, यानी ये ट्यूमर कहाँ है, ब्रेन में है बेटा, ये कहाँ पर है, ब्रेन के अंदर है, तो ये ब्रेन कार्सिनोमा है। ठीक ऐसे ही ये कोलन के अंदर यहाँ पर है तो ये कोलन कार्सिनोमा है, यानी ये ब्रेन कार्सिनोमा है। एंड इधर क्या है, ये कोलन कार्सिनोमा है। देखिए कोलन के अंदर यहां पर ये विरागे रेक्टम आ गया है। ये ही लंग्स के अंदर जैसे ये लंग कार्सिनोमा, और ये लीवर के अंदर है, लीवर में है ना, इस तरीके से इसको लीवर कार्सिनोमा बोल देंगे। ये कहां पर है बेटा, लीवर कार्सिनोमा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं अलग अलग टाइप का कार्सिनोमा है। ठीक ऐसे ही देखो यहां पर भी है कार्सिनोमा। स्टोमक कैंसर, देखो स्टोमक कैंसर है तो स्टोमक के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ सॉरी स्टोमक में यहाँ पर देखो इस तरीके से अल्सरेशन हो गया है, ये स्टोमक कैंसर का है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नेक पे यहाँ पर क्या होता है, ये कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो गया, देखो इस प्रोस्टेट में यहाँ कैंसर हो गया है, ये कैंसर सेल्स बन गई हैं तो ये प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया, यानी ये प्रोस्टेट कैंसर है, यानी प्रोस्टेट कार्सिनोमा है। ठीक ऐसे बेटा यहाँ पर देखो ये ओरल कार्सिनोमा है, ये क्या है, ओरल, देखो यहाँ पर मास ये डेवलप हो गया है,
दिस इज ओरल कार्सिनोमा, यानी ओरल कार्सिनोमा का पिक्चर है ये। तो इस तरीके से होता है, काफी खतरनाक है, देखने में बहुत गंदा लगता है। ऐसे ही जो ब्रेस्ट में है, ब्रेस्ट के अंदर देखो ऐसे यहाँ पर हल्का सा ट्यूमर बन रहा है, ठीक है ना, तो ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा है। ये क्या है? ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्या है, सारे के सारे जो कार्सिनोमा है वो एपिथेलियल टिश्यू से ही डेवलप हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो जितने भी कैंसर होते हैं उनमें कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन होता है, एंड ये इसमें 85% केसेज इसी के होते हैं, ठीक है ना। यानी कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर, यानी 85% कार्सिनोमा ही होता है। और इसमें जैसे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल्स के अंदर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर काफी प्रोन है, एंड मेल्स में क्या है, प्रोस्टेट कैंसर कॉमन इन इंसिडेंस इन दी वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें। लेकिन इंडिया में बात करें तो स्पेशली अगर बात करें तो सर्वाइकल जो कैंसर होता है वो फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर और मेल्स के अंदर ओरल कैंसर है, क्योंकि टोबैको च्यूइंग का काम है। तो ओरल कैंसर मेल में और फीमेल में सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं होती तो सर्वाइकल कैंसर के होने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इंडिया का ये है। तो अब यहाँ अगर ओवरऑल बात करें तो लंग कैंसर सबसे ज्यादा डेथ कोज कर रहा है, ठीक है ना, मैन के अंदर और वुमेन के अंदर भी है ना। 25% वुमेन में और 31% केसेज हैं मैन के अंदर, ठीक है ना। तो लंग कैंसर है वो लगभग सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक विशेष टाइप का कैंसर और स्पेशल टाइप का मिलेनोमा, मिलेनोमा यानी मिलेनोसाइट से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? दिस टाइप ऑफ ए कार्सिनोमा। और ये कैंसर ग्रोथ ऑफ मेलेनोसाइट का कैंसर ग्रोथ है, यानी जो स्किन होता है, स्किन के अंदर मिलेनोसाइट है। मिलेनोसाइट क्या होती हैं? मिलेनोसाइट्स आर कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी मिलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, यानी हमारे मिलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। मिलेनिन क्या करता है? स्किन के कलर को डिसाइड करता है। तो स्किन कैंसर होता है, इस मिलेनोमा का बोलते हैं स्किन कैंसर। अब यहाँ पर दूसरे टाइप का जो कैंसर है दैट इज सारकोमा। सारकोमा यानी दिस इज ट्यूमर ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू का होता है और ये 1% केसेज में ही होता है। तो यहाँ पर बोन कैंसर अगर है तो उसको ऑस्टियोसार्कोमा, मसल कैंसर है तो उसको मायोसार्कोमा, और लिम्फ नोड का कैंसर है तो उसको लिम्फोसार्कोमा बोलेंगे। यानी सार्कोमा का मीनिंग है मेसोडर्मल टिश्यू से अराइज होने वाला कैंसर। ठीक ऐसे ही ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ल्यूकोसाइट यानी WBC से रिलेटेड है और इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, यानी दिस इज कैंसर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने कैंसर के 3 टाइप पढ़े, कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। ये टेक्निकल टर्म है, इसमें कौन से केस में क्या कार्सिनोमा है वो आपको, कौन सा कैंसर है वो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स का, यानी कार्सिनोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ एक्शन कार्सिनोजेंस फॉल इनटू द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज। कार्सिनोजन की 3 कैटेगरी हैं, यानी इनके फंक्शन के मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो, ठीक है ना, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे 3 टाइप के कार्सिनोजन है। अब कुछ कार्सिनोजन हम बाद में बात करेंगे एग्जांपल्स की, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, मतलब किस तरीके से ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम पहली कैटेगरी में एजेंट्स दैट कैन कॉज अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए के अंदर चेंज कर देते हैं, यानी ऐसे एजेंट्स दैट कैन कॉज अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए के अंदर चेंज कर देंगे और इससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, और डीएनए के अंदर कुछ ऐसे जीन हो जाएंगे जो ऑन्कोजेनिक हो जाएंगे, यानी ससेप्टिबल हो जाएगा वो पर्सन। तो इस तरीके से सम कार्सिनोजेंस अल्टर दी जेनेटिक मटेरियल, यानी वो इस तरीके से काम करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी कैटेगरी एजेंट्स दैट प्रमोट द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, ऐसे कार्सिनोजन जो सेल्स के प्रोलिफरेशन को एनहांस करते हैं, उनके एक तरीके से सेल डिवीजन को एनहांस करते हैं। अब वो किन सेल्स को एनहांस करते हैं, विच हैव ऑलरेडी अंडरगो जेनेटिक अल्टरेशन, जिनके अंदर जेनेटिकली अल्टरेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो ये से एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप कह सकते हैं ऑलरेडी अंडरगो जेनेटिक अल्टरेशन एंड दिस अल्टरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, उनमें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले हो चुका है। अब ये सम एजेंट होंगे वो उनको प्रोलिफरेट कर देंगे, यानी एक तरीके से उन सेल्स को स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है ना। तो दीज एजेंट्स आर कॉल्ड ट्यूमर प्रोमोटर, ऐसे एजेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर प्रोमोटर्स बोलेंगे। यहां पर सम ग्रोथ फैक्टर एंड हार्मोन्स हैं, उनका रोल है और केमिकल्स का रोल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो 2 कैटेगरी पढ़ी, इसमें अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो कौन करता है, तो बोले अल्टरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के अंदर फिजिकल एजेंट जो है, यानी जो रेडिएशन है वो भी करते हैं, साथ में कुछ वायरसेज भी करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें कि प्रमोट कौन करता है प्रोलिफरेशन को, तो बोले पहले से ऑलरेडी जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन जिन सेल्स में हो चुका है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल का अल्टरेशन हो चुका है ना, वो सेल्स किसी केमिकल से स्टिमुलेट हो सकती हैं, उनमें कैंसर प्रमोट किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं इन एजेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर प्रोमोटर। और ये क्या होते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना।
ऐसे ही कैंसर कोजिंग डीएनए एंड आरएनए वायरस, यानी कुछ डीएनए और आरएनए वायरस हैं जिनको हम ट्यूमर वायरसेस बोलते हैं या फिर ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं, वो भी एक तरीके से कैंसर कोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 वे हो गए कैंसर कोज करने के, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कैंसर रियल में होता कैसे है। हमने बोला कैंसर इस तरीके से मैकेनिज्म है उसका। तो हम कैंसर कैसे होता है, देखो ये नॉर्मल सेल है, म्यूटेशन इनएक्टिवेट्स ट्यूमर सप्रेसर जीन। इस नॉर्मल सेल के अंदर क्या हो गया है, म्यूटेशन, यानी ड्यू टू म्यूटेशन क्या हो गया, म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो इनएक्टिवेट हो गए। यानी इस सेल के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया डीएनए में, तो इसमें ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन हैं वो इनएक्टिवेट हो गए, यानी अब वो काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अब इसे ट्यूमर बन सकता है, ये सेल क्या है, प्रोलिफरेट हो सकता है। तो अब सेल क्या होगा, प्रोलिफरेट होगा और मेनी सेल्स ऐसे बन जाएंगे। क्यों, बिकॉज क्यों बन रहे हैं, अनकंट्रोल डिवीजन होगा, क्योंकि इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन तो अब इनएक्टिवेट हो गया है म्यूटेशन की वजह से। तो ड्यू टू म्यूटेशन ट्यूमर सप्रेसर जीन गेट इनएक्टिवेट एंड इसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा, वो सेल अनकंट्रोल्डली डिवाइड होगा और अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से यहाँ पर ट्यूमर बन जाएगा। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर म्यूटेशन हुआ, तो उसकी वजह से ये हो गया। तो म्यूटेशन ने रियल में किया क्या, म्यूटेशन इनएक्टिवेट डीएनए रिपेयर जीन्स, यानी जो डीएनए को रिपेयर करने वाले जीन्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। यानी जो डीएनए डैमेज हुआ है या म्यूटेशन जिसमें हुआ है, तो वो अब आप कह सकते हैं अब वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्रिएट एन ऑन्कोजीन, और हमारे डीएनए में जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, यानी जो आप कह सकते हैं जिनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर हो जाएगा हमें, तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा और उसकी वजह से ऑन्कोजीन बन जाएंगे, और ऑन्कोजीन बनने से क्या होगा, म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेवरल मोर ट्यूमर सप्रेसर जीन, और ज्यादा ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो एक तरीके से इनएक्टिवेट हो जाएंगे। तो शुरुआत में जनरली क्या हुआ कि म्यूटेशन की वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट हुए, उसकी वजह से सेल्स में और ज्यादा प्रोलिफरेशन हुआ। फिर म्यूटेशन की वजह से डीएनए रिपेयर नहीं हो पाया, और जो डीएनए रिपेयर नहीं होने की वजह से आप कह सकते हैं क्या हुआ, बोले प्रोटो ऑन्कोजीन है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, ऑन्कोजीन में, यानी कैंसर कोजिंग जीन में। अब ये जीन क्या है, ये कैंसर कोज करेंगे, यानी ये जीन है वो इनएक्टिवेट किसको कर देंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन को एक तरीके से इनएक्टिवेट कर देंगे, और फाइनली आप कह सकते हैं वो ट्यूमर बन जाएगा, यानी वो सेल और ज्यादा डिवाइड होंगी। अब बेटा यहाँ पर कार्सिनोजेंस की बात कर रहे थे हम, तो कार्सिनोजन में हम 3 कैटेगरी पढ़ेंगे। फर्स्ट इज केमिकल एंड सेकंड इज फिजिकल एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल। तो केमिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, तो हमें पता है टोबैको एंड बीटल, यानी जो तंबाकू एंड जो सुपारी होती है वो, टोबैको एंड बीटल च्यूइंग कॉजेज ओरल कैंसर, ओरल कैंसर होता है इनसे, ठीक है। हेवी स्मोकिंग, यानी टोबैको ही उसमें यूज करते हैं, तो हेवी स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन होता है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन होता है, विच कोज ओरल कैंसर। इसकी वजह से क्या हो गया, ओरल कैंसर भी हो सकता है, कैंसर ऑफ लैरिंग्स यानी गले का कैंसर भी हो सकता है, एंड लंग्स का कैंसर भी हो सकता है। तो हेवी स्मोकिंग से ये कैंसर हो जाते हैं, हमें पता है ये चीज, ठीक। ऐसे ही कंबशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोल, यानी जो कोल्टार है उसको अगर जलाते हैं तो उसके जो फ्यूम्स निकलते हैं उसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कैंसर हो सकता है, पेस्टिसाइड की वजह से भी कैंसर हो सकता है, आर्टिफिशियल जो फ्लेवर हैं जो पैक्ड फूड के अंदर हम यूज करते हैं, स्वीटनर यूज करते हैं, ठीक है ना, सिंथेटिक फूड में, ये भी कैंसर कोज कर सकते हैं, स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, पेस्टिसाइड, ठीक है ना। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बॉडी में हो जाता है उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो इस तरीके से देखो केमिकल है इन्वॉल्व इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है हार्मोनल इम्बैलेंस का, हार्मोनल इम्बैलेंस या एस्ट्रोजन एक्सेस, हार्मोनल कम हो गया एक तरीके से, एस्ट्रोजन का जब एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन के एक्सेस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ठीक। ऐसे ही जो डाई वर्कर्स हैं, जो डाई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कलर इंडस्ट्री में जहाँ डाई प्रोड्यूस होती हैं, उनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो जाता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर इज कॉमन इन डाई वर्कर्स। तो आपको डाई वर्कर में कौन सा कैंसर होता है, एस्ट्रोजन के एक्सेस से विच कैंसर, तो बोले ब्रेस्ट कैंसर होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कॉल के कंबशन से, पेस्टिसाइड, फ्लेवर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर्स एंड इनकी वजह से भी कैंसर होता है। हैवी स्मोकिंग से कैंसर होता है, ठीक है। सही टोबैको, बीटल च्यूइंग से भी कैंसर होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इस टाइप से कि केमिकल, दीज केमिकल्स है ना, दे स्टिमुलेट या दे कॉज द कैंसर। अब यहाँ पर रेडिएशन फैक्टर है जिसको हम फिजिकल फैक्टर भी बोलेंगे। रेडिएशन फैक्टर को क्या बोलेंगे, फिजिकल फैक्टर्स। बेटा ये फिजिकल फैक्टर्स क्या करते हैं, दे कॉज द डीएनए डैमेज, यानी ये क्या करते हैं, डीएनए डैमेज करते हैं। तो डीएनए डैमेज होगा तो उसमें म्यूटेशन हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, म्यूटेशन से अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर जो रेडिएशन है 2 टाइप का है, फर्स्ट इज आयनाइजिंग, सेकंड इज नॉन आयनाइजिंग।
आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। आयनाइजिंग रेडिएशन के अगेन टू टाइप हैं, गामा रेज एंड एक्स रेज। हम एक्सरे करवाते हैं तो उसके अंदर एक्स रेज होती हैं, तो आप देख सकते हैं वो कैंसर कोज कर सकता है, इसलिए बार बार अननेसेसरी एक्सरे नहीं करना है, जो वेरी नेसेसरी हो उस केस में ही एक्सरे करवाना है। ठीक ऐसे ही जो यूवी रेज होती हैं जो सनलाइट से भी आती हैं और कुछ आर्टिफिशियल लाइट में भी यूवी रेज होती हैं तो उनसे भी हो सकता है। बट यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो ये है बेटा, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो सिंपली आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। अब ये रेडिएशन क्या करती हैं, डीएनए डैमेज करती हैं और इसकी वजह से न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी these radiations factor cause DNA damage leading to the neoplastic transformation। neoplastic means new growth, यानी एक तरीके से uncontrolled growth। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो रेडिएशन फैक्टर है उसका एक एग्जांपल देते हैं, है ना, कि 5 टाइम्स मोर इंसिडेंस ऑफ ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर 5 टाइम्स ज्यादा होता है। कहां पर होता है, इन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन द जापान। जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुआ था। तो न्यूक्लियर बॉम्बिंग की वजह से वहां क्या हुआ, रेडिएशन हुआ, और रेडिएशन की वजह से वहां ल्यूकेमिया ज्यादा होता है और 5 टाइम्स मोर होता है कंपेयर टू अदर प्लेसेज। तो इस तरीके से रेडिएशन को ये एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, कि एग्जाम्पल को सपोर्ट कर रहा है एग्जाम्पल, क्योंकि रेडिएशन की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर क्या है, वायरसेज। और वायरसेज कौन से हैं, बोले दीज वायरसेज, है ना, ऐसे वायरसेज हैं जो आप कह सकते हैं क्या कोज करते हैं, ओंकोवायरसेज हैं, और ओंकोवायरस क्या कोज करते हैं, कैंसर कोज कर सकते हैं। तो ओंकोजीन्स एंड ओंकोवायरसेज कैन कॉज कैंसर, यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग जो जीन्स हैं जो म्यूटेशन की वजह से हो गए हैं, तो वो ओंकोजीन्स और ओंकोवायरसेज दोनों ही क्या करते हैं, कैंसर कोज करते हैं। और एक ओंकोवायरस का एग्जाम्पल है HIV का जो वायरस है, HIV है ना, जो वायरस है वो क्या है, ओंकोवायरस है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बायोलॉजिकल फैक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं कैंसर किसी को हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन, जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो पहला इन्वेस्टिगेशन है ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड को ही चेक करेंगे, ब्लड में एबनॉर्मल सेल्स को चेक करेंगे, एबनॉर्मलिटी को चेक करेंगे। तो ब्लड में कैसे चेक करेंगे, डिटेक्शन ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करेंगे इन ब्लड। कैसे डिटेक्ट करेंगे, बोले यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक मार्कर है, डिटेक्शन ऑफ द ट्यूमर मार्कर, यानी हम ब्लड में क्या चेक करेंगे, अल्फा फेटोप्रोटीन अगर ब्लड में है तो इट मींस वो ट्यूमर मार्कर है, यानी ऐसे पता चल जाएगा कि ट्यूमर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स ब्लड के अंदर हैं। तो इस ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर क्या मार्कर यूज करेंगे, अल्फा फेटोप्रोटीन, यानी ब्लड एग्जामिनेशन में अगर अल्फा फेटोप्रोटीन प्रेजेंट है तो इट मींस अल्फा फेटोप्रोटीन क्या है, एक ट्यूमर मार्कर है। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि हमारी जो सेल्स हैं ब्लड में वो क्या है, कैंसरस सेल्स हैं। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं ब्लड एग्जामिनेशन से भी। ठीक ऐसे ही सेकंड है बायोप्सी। आपने सुना होगा किसी को भी अगर मान लीजिए कैंसर का कुछ डाउट लगता है तो बायोप्सी करवाते हैं, यानी पर्टिकुलर टिश्यू को एग्जामिन करवाते हैं। बायोप्सी रियल में क्या है, कैंसरस टिश्यू एग्जामिनेशन, यानी जो टिश्यू है उसका एग्जामिनेशन होगा, उसको बायोप्सी बोलेंगे। और इसमें क्या चेक करेंगे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, यानी वहां पर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मीनिंग है कि यानी जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है अगर वो बढ़ा हुआ आता है, यानी न्यूक्लियस का जो और साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम का रेशियो है तो वो अगर बढ़ा हुआ इंक्रीज आता है, नॉर्मल से इंक्रीज आता है, तो इट मींस कहाँ है, क्या चांस है, कैंसर के चांसेस हैं। तो बायोप्सी होता है। ठीक ऐसे ही एफएनएसी होता है। एफएनएसी का फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। तो इसमें क्या करते हैं, बायोप्सी में तो आप कह सकते हैं पूरा का पूरा टिश्यू यूज किया जाता है। बायोप्सी में तो क्या होता है, टिश्यू यानी उस साइड से टिश्यू को रिमूव किया जाता है कट करके, ठीक है ना, सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू। बट एफएनएसी में क्या करते हैं, नीडल से एस्पायर करते हैं फ्लूइड को, यानी जहां पे हमें लग रहा है कि यहाँ कैंसर पॉसिबल है तो उस साइड से एक नीडल के थ्रू, फाइन नीडल के थ्रू वहां से फ्लूइड को, टिश्यू को, स्पेशली जो टिश्यू फ्लूइड है उसको एस्पायर किया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कह सकते हैं सेल्स को चेक किया जाता है। जैसे ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट हो जाता है या ट्यूमर हो जाती है तो उस केस में ऐसे ही एफएनएसी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक ऐसे ही सीटी स्कैन एंड एमआरआई एंड एक्सरे, इसके थ्रू भी आप कह सकते हैं कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। यानी ब्रेन का सीटी स्कैन करवा लिया, पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट का सीटी स्कैन हो गया, है ना। ठीक ऐसे एमआरआई हो गया तो उससे क्या पता चलता है, कहीं पर भी अगर कोई ट्यूमर है, कहीं पर भी एबनॉर्मल कोई स्ट्रक्चर है तो उसका पता चलेगा। तो एक्सरे जो स्पेशली कहाँ यूज होता है, एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट कॉल्ड मेमोग्राफी, यानी एक ब्रेस्ट कैंसर को पता करने के लिए ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोग्राफी। तो इस तरीके से मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, एफएनएसी, बायोप्सी एंड ब्लड एग्जामिनेशन, दे आर द इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। बस इनके अलावा भी कुछ एडवांस टेक्निक भी हैं। पहले तो हम यहाँ पर सर्वाइकल कार्सिनोमा की बात करेंगे, यानी फीमेल के अंदर जो यूटेरस का लास्ट पार्ट है सर्विक्स, उसमें कैंसर हो जाता है, उसको कैसे
चेक किया जाएगा। तो बोले वहाँ से एक पैप स्मीयर लेंगे, यानी वहाँ से जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है उसको लेंगे, स्मीयर लेंगे, यानी जैसे मान लीजिए इस पेन से यहाँ कुछ फ्लूइड है या कुछ मटेरियल है, उसको ऐसे चिपका लें ऐसे टच करके, तो यहाँ पर कुछ सेल्स आ गए तो उसको एग्जामिनेशन होगा। तो पेप स्मीयर यूज होता है किसके अंदर, सर्वाइकल कार्सिनोमा के अंदर, और उनका सेल्स का साइटोलॉजिकल कैरेक्टर चेक कर लिया जाता है कि सेल्स सही है या नहीं है, एबनॉर्मल तो नहीं है, अगर एबनॉर्मल है तो डाउटफुल है, फिर अदर टेक्निक यूज की जाएगी। ऐसे ही कुछ मॉडर्न टेक्निक भी हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, एडवांस डायग्नोसिस हो सकता है। तो मॉडर्न टेक्निक क्या है, मॉडर्न टेक्निक मॉनिटर डिटेक्ट दी मॉलिक्यूलर चेंजेस, यानी मॉडर्न टेक्निक भी हमारे पास है ना, वो क्या मॉनिटर कर सकती हैं, मॉलिक्यूलर चेंजेज इन दिस कैंसरस सेल्स, यानी अगर सेल्स में कोई मॉलिक्यूलर चेंजेज आया है तो उस टेक्निक से डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड दिस इनेबल एन अर्ली डायग्नोसिस, और इन मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से हम क्या है, कैंसर होने से पहले ही डायग्नोसिस कर सकते हैं कैंसर का। तो यहाँ पर इस टेक्निक में क्या यूज होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती हैं। तो देखो कैसे होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर कपल्ड टू अप्रोप्रिएट रेडियो आइसोटोप, यानी हमारे बॉडी के अंदर कोई कैंसर सेल है ना, बॉडी में जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर क्या है, कैंसर सेल है, बॉडी में क्या है बच्चा, कैंसर सेल। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर कैंसर सेल है, मान लीजिए बॉडी में क्या है, कैंसर सेल। अब कैंसर सेल की सरफेस पे क्या है, एंटीजन है, यहाँ पर ये कैंसर सेल की सरफेस पे क्या है, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है। हमने बाहर से क्या डाला, हमने बाहर से इसमें क्या डाल दिया, तो बच्चा हमने बाहर से यहाँ डाल दिया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐसे इसमें डाल दी। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे क्या लगा हुआ है, बोलिए यहाँ रेडियो आइसोटोप लगा हुआ है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम ब्लड के अंदर बॉडी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगर बॉडी में कहीं पर भी कोई कैंसर सेल है तो उससे जाके ऐसे अटैच हो जाएगी, और फिर हम पता कैसे चलेगा वो कहाँ गई है, तो हम रेडियो टेक्निक के थ्रू, यानी इसमें रेडियो आइसोटोप हमने साथ में भेजा है तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि वो दिख रहा है, देखो रेडियो आइसोटोप, इसका मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वहीं पर है। यानी इस रेडियो आइसोटोप को रेडिएशन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जब दिख जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये कहाँ पर है, बोले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ में है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जहां पर जाके जुड़ गई है इसका मतलब क्या है, वहां पर कैंसर सेल है। तो ये काफी एडवांस टेक्निक है। तो इस तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, अर्ली डिटेक्शन में यूज होती है। ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर एक टेक्निक और है कि टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी, यानी किसी के अंदर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को कैंसर था तो उसके ऑफस्प्रिंग में यानी उसके बच्चों को कैंसर है या नहीं, होगा या नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं उनके अंदर कुछ जीन आएंगे, पेरेंट्स से कुछ जीन आएंगे, उन जीन का पहले से ही पता लगाया जा सकता है कि उनमें कैंसर होगा या नहीं होगा। तो इनहेरिटेड जो ससेप्टिबिलिटी है कैंसर के लिए उसको पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी टेक्निक्स भी हैं। तो ये हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर उनके पेरेंट्स को अगर कैंसर है तो बच्चों में कैंसर होगा या नहीं होगा, इसके लिए टेक्निक है, पता लगा सकते हैं पहले से कि बच्चे ससेप्टिबल हैं या नहीं है, बच्चों में ऐसे जीन हैं या नहीं है। तो इस तरीके से इसको कंफर्म किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। तो अर्ली डिटेक्शन भी पॉसिबल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की हेल्प से, और साथ में ये आप कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी को भी चेक किया जा सकता है, इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं इसमें कैसे होता है, तो बोले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स, ऐसी जीन का कैसे पता लगाएंगे ससेप्टिबिलिटी वाले का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन, यानी अगर इन जीन का पहले से ही पता चल जाए जो आप कह सकते हैं बाद में कैंसर कर सकते हैं। भाई पेरेंट्स को कैंसर था, बच्चों के अंदर जीन्स ऐसे आ गए, उन जीन का पहले ही अगर पता लगा लिया जो वो जीन कैंसर कोज कर सकते हैं, तो पहले ही पता लगा लिया तो कैंसर को प्रिवेंशन में हेल्प मिल सकती है, यानी कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। सच इंडिविजुअल्स मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन, और उनमें ससेप्टिबिलिटी है तो उन इंडिविजुअल्स को क्या करना चाहिए, कुछ भी स्पेशल जो पर्टिकुलर कार्सिनोजन है उनको से अवॉइड होना चाहिए, उनके एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। अब मान लीजिए किसी के पेरेंट को लंग कैंसर था, उसके बच्चे को चांसेस है या नहीं, तो पहले तो उसकी जीन ससेप्टिबिलिटी इस टेक्निक्स के थ्रू चेक कर ली जाती है, फिर उसके बाद में उसको अवॉइड बताया जाता है कि भैया तुम ससेप्टिबल हो, अभी तुम्हें क्या है स्मोकिंग नहीं करनी है, अदरवाइज तो तुम्हें भी कैंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा कैंसर के
डिटेक्शन की मेथड्स हैं। अब हम कैंसर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसा है, कैंसर थेरेपी क्या है, तो सबसे पहले तो ट्यूमर को हम रिमूव करेंगे बाय सर्जिकल मेथड। तो बाय रिमूविंग द एंटायर कैंसर टिश्यू एंड इन्फेक्टेड लिम्फ नोड्स, यानी पूरे उस कैंसर टिश्यू को भी, और अगर किसी लिम्फ नोड के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, वहां सेल पहुंच गई तो उसको भी रिमूव कर देंगे। सर्जरी से रिमूव कर दिया। अब वहां पर सर्जरी से रिमूव करने के बाद में कुछ सेल्स बच सकती हैं। आफ्टर रिमूवल बाय रिमूविंग बाय दिस सर्जरी, रेडिएशन के थ्रू अब ट्रीटमेंट होगा। यानी मान लीजिए सर्जरी से हमने ट्यूमर को तो निकाल दिया, बट वहां पर सम सेल्स तो रह सकती हैं जो नेकेड आई से तो दिखेंगी नहीं, सेल्स को तो हम नहीं पकड़ सकते ना, तो यहाँ पर सम सेल्स रह सकते हैं, इसलिए उसमें रेडिएशन के थ्रू यानी रेडियोथेरेपी होगी। उसके बाद में सर्जरी के बाद में क्या होगी, रेडियोथेरेपी। इसमें रेडिएशन यूज करेंगे, उस टिश्यू पे रेडिएशन का एक्सपोजर होगा। तो एक्सपोजर इस तरीके से होगा कि नॉर्मल जो सेल है उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट थेरेपी, एक्सरे रेडिएशन आर गिवन एंड दीज रेडिएशन डिस्ट्रॉय द रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। ये डिवाइडिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और स्पेशली नॉर्मल सेल्स को अवॉइड करते हुए, ठीक है ना। अब मान लीजिए रेडिएशन से भी कोई सेल बच गया तो हम कीमोथेरेपी, यानी अगर बॉडी के अंदर की साइड में है तो कीमोथेरेपी भी यूज होती है। कीमोथेरेपी का मीनिंग है कि यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग्स यूज होती हैं, ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो यहाँ एंटी कैंसर ड्रग यूज होती है। यहाँ पर देखिए सम स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो आप कह सकते हैं प्लांट से ऑब्टेन होती है। विन क्रिस्टिनन विन ब्लास्टिन, ये एक वीड है कैथेरेंथस रोजियस, उससे ऑब्टेन होती है, जिसका नेम है विनकार रोजिया, है ना। विनकार रोजिया जिसको बोलते हैं, इसका अनदर नाम कैथेरेंथस रोजियस है। उससे विन क्रास्टिन और विन ब्लास्टिन, ये 2 केमिकल्स ऑब्टेन होते हैं जो कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। ऐसे साइक्लोफॉस्फामाइड भी एक एंटी कैंसर ड्रग है। तो ये कीमोथेरेपी में इन ड्रग्स को यूज करते हैं बेटा। इन ड्रग्स का मैकेनिज्म क्या है, बोले दीज ड्रग्स इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस इन द सेल साइकिल ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल के अंदर डीएनए सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देंगी। अब डीएनए सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं उनके अंदर वो सेल्स हैं वो रुक जाएंगे, सेल डिवीजन वहीं पे रुक जाएगा। बट दीज ड्रग्स शो मेनी सीवियर साइड इफेक्ट। अब इन ड्रग को लेंगे तो बहुत साइड इफेक्ट आएंगे। साइड इफेक्ट क्या आएंगे, बोले वो कैंसर सेल के साथ में नॉर्मल सेल को भी डैमेज कर देंगे। तो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस एंड एनीमिया। हेयर फॉलिकल की सेल्स डैमेज हो जाती हैं जिससे हेयर लॉस होगा, और एनीमिया यानी ब्लड सेल्स भी, आरबीसी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है इन ड्रग्स की साइड इफेक्ट की वजह से। तो इस तरीके से बेटा आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक थेरेपी और है। हम देखते हैं कि हमारे अंदर कैंसर सेल प्रोड्यूस हो गया तो हमारा इम्यून सिस्टम उस कैंसर सेल को किल नहीं कर पाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट करके इतना पावरफुल नहीं है कि उसको किल कर दे। तो इसके लिए हम बाहर से कुछ इम्यूनोथेरेपी देंगे। इम्यूनोथेरेपी में क्या देंगे, सम बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, यानी कुछ ऐसे मॉडिफायर जिनको एग्जाम्पल है अल्फा इंटरफेरॉन, यानी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है ये। यानी आप कह सकते हैं ये हमारे बॉडी का जो रेस्पॉन्स है कैंसर सेल के प्रति, यानी द रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द कैंसर सेल्स विल बी इम्प्रूव्ड बाय सम केमिकल, कुछ सम प्रोडक्ट्स जैसे लाइक अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन है वो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एनहांस कर देगा, यानी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स उसको एनहांस कर देगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एंड दे एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल्स, और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, ठीक है ना, वो हमने देखा। ठीक ऐसे ही हमने देखा कैंसर को कौन कौन सी टेक्निक से डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक ऐसे ही जो कार्सिनोजेंस हैं वो कौन कौन से टाइप के हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक ऐसे ही हमने यहाँ कार्सिनोजन का जो मैकेनिज्म है वो, फिर कैंसर के जो टाइप है वेरियस टाइप, वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कैंसर के टाइप के अलावा हमने बोला कि जो ट्यूमर है वो कितने टाइप का होता है, तो ट्यूमर मेटास्टेसिस क्या होता है, तो मेलिग्नेंट एंड जो बेनाइन ट्यूमर उसको हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर काफी बेसिक क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्लास उम्मीद है काफी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबा दें, और वीडियो इस चैनल को बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में मिलते हैं, और इम्यूनिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।